अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? ये माइस्थेनिया ग्रेविस की पेशेंट है जिसकी लेफ़्ट आई में आप लोग देखें क्या हुआ है, टोसिस हुआ है और आई डेविएट भी हुई हुई है। एपिडेमियोलॉजी ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में डिसीज़ की जो प्रिवलेंस है उसको। तो यूनाइटेड स्टेट में माइस्थेनिया ग्रेविस के 50% केसेस जो हैं वो मौजूद हैं और ये दोनों जेंडर्स को, मेल फीमेल को इफ़ेक्ट करता है। मेल टू फीमेल रेशो इस तरह से है कि फ़ीमेल्स जो कि 20 से 40 साल की हैं उनमें रेशो 1:1.5 रेशो 1 है और जो मेल्स हैं उनकी एज जब 50 to 70 ईयर्स हो जाए तो इस एज में इनकी रेशो जो है 1.5 रेशो 1 जो है वो प्रेजेंट है। इटियोलॉजी इसकी भी अननोन है, ऑर्बिटल मायोसाइटिस की तरह कि कोई नॉन कॉज जो है अभी तक पता नहीं चल सका इस डिज़ीज़ का। यहाँ पर देखें मसल सेल, ओके। इम्यूनोपैथोलॉजी ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, पैथोलॉजी कहते हैं डिसीज़ को और इम्यूनो जो कि इम्यून सिस्टम की वजह से हमारे पास हो रही है। ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें टाइप 2 ऑटो इम्यून मैकेनिज़्म जो है वो काम करता है। ऑटो एंटीबॉडीज़ जो कि एंटागोनिस्टिक हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के एट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हो जाती हैं, रिलीज़ हो जाती है। मीन टू से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ आके जो है ऑटो एंटीबॉडी बाइंड हो जाती हैं जो कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के ऑपोजिट काम करती हैं। वहाँ पर जाके पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन में उनकी शेप वगैरह चेंज कर देगी, उसको ब्लॉक कर देगी, अल्टर कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसकी वजह से मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएगी और मसल जो है अपना अप्रोप्रिएट फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें बॉडी खुद ऐसे एंटीबॉडी, ऑटो एंटीबॉडीज़ जनरेट कर लेती है जो कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के एंटागोनिस्टिक होती है, उसके ऑपोजिट काम करती है और जाके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बाइंड हो जाती है और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ को ब्लॉक कर देती है कि वो अब आके अटैच ना हो अपने साइड पे, उनको अल्टर कर देती है, उनकी शेप चेंज कर देती है या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। यहाँ पर डायग्राम में बताया हुआ है मसल सेल है और नॉर्मल नर्व ट्रांसमिशन इस तरह से होती है कि ये नर्व एंडिंग्स हैं, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन जो है वो मौजूद होते हैं, फिर यहाँ से रिलीज़ होके जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं और मसल को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ एसिटाइलकोलिन को जो है वो बाइंड होना चाहिए, लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर हैं उसके साथ एंटीबॉडी आके चिपक जाते हैं और इसकी शेप को चेंज कर देते हैं ताकि एसिटाइलकोलिन इसके साथ आके बाइंड ना कर सके। तो माइस्थेनिया ग्रेविस इसको कहते हैं। इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं वो टोसिस है, डिप्लोपिया है, डिस्फेगिया, डिसआर्थरिया हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हमारे चेंज हो जाते हैं, आर्म्स, हैंड, फिंगर्स और लेग्स वगैरह जो है उनमें। यहाँ पर डिस्फेगिया की बात कर रहे हैं। डिस्फेगिया क्या है कि इसमें स्वेलिंग डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आ जाती हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, आपकी जो स्वेलिंग प्रोसेस है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। माउथ से लेकर स्टमक तक किसी भी पार्ट को ये इफ़ेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से जो खाने और पीने का अमल है वो मुश्किल हो जाता है और पेनफुल बन जाता है। ठीक है। डिसआर्थरिया बोलते हैं कि आपके पास स्पीच में जो है वो प्रॉब्लम आ जाए, लाइक आप क्लियरली वर्ड को बोल ना सकें, जो मसल्स आपकी टंग, वोकल कॉर्ड और डायफ्राम वगैरह को और लिप्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं उसमें मसला आ जाता है, जिसकी वजह से बंदा बोल तो सकता है, लैंग्वेज एबिलिटी तो उसकी इम्पेक्ट नहीं होती, बट जो क्लियरिटी और क्वालिटी है स्पीच की वो ख़राब हो जाती है। और फेशियल एक्सप्रेशन तो आप सबको पता ही है।
तो ये हमारे साथ आई के साथ साथ जो सिस्टमिक सिम्टम्स हैं वो भी माइस्थेनिया ग्रेविस में यहाँ पर आ गए। डिस्फेगिया, डिसार्थ्रिया, फेशियल एक्सप्रेशन, आर्म्स, हैंड, फिंगर्स वगैरह भी इफ़ेक्ट होती हैं। इसके अलावा टोसिस में वेरिएबिलिटी भी मौजूद होती है। कोगन्स लिट विच साइन होता है। एनोमलस आईलिड मूवमेंट, फ्लूटर लाइक आईलिड्स मूवमेंट होती हैं, नॉर्मल नहीं होती। टोसिस इन्हेंस्ड भी हो सकता है। यूनिलेटरल अपर लिड रिटेक्शन भी इन पेशेंट्स में जो है वो मौजूद होती है। लिड रिटेक्शन मैंने पहले भी बताया कि आईलिड जो है वो क्या हो जाती है, एबनॉर्मली रिट्रैक्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चली जाती है। कोगन्स लिट विच साइन, हमारे पास लिड जो है ना उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। लाइक आईलिड मसल जो है उसमें वीकनेस मौजूद होती है या फिर फैटिगेबल वीकनेस होती है, जिसकी वजह से ब्रीफ ट्विचिंग होती है, वो शूटिंग हो जाती है, जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस का जो है एक हमारे पास क्या है, साइन है। ठीक है, तो डिफरेंट साइंस पढ़े, क्या पढ़ा, टोसिस पढ़ा, डिप्लोपिया पढ़ा, मेन हो गए, डिस्फेगिया, डिसार्थ्रिया, और इसके अलावा कोगन्स लिट विच साइन, एबनॉर्मल आईलिड मूवमेंट्स फ्लूटर लाइक हो गई, और इसके अलावा वीकनेस आ गई आर्म्स, हैंड्स, लेग्स वगैरह में, और क्या चीज़ इसमें मौजूद थी हमारे पास, बस यही सारी चीज़ें मौजूद हैं इसमें। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये पेशेंट आप देख सकते हैं, इसकी ये वाली आई देखिए, राइट वाली, इसमें लिड रिट्रैक्ट हुई हुई है, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ गई हुई है, और यहाँ पर देखें जो टोसिस है वो मौजूद है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का पेशेंट है, माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है। और यहाँ पर क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इन सारे जो कार्टून्स हैं इनमें से किस में माइस्थेनिया ग्रेविस का जो है वो प्रॉब्लम मौजूद है? कमेंट्स में आप लोग कमेंट करें। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एक पेशेंट बताया गया माइस्थेनिया ग्रेविस का कि रेस्ट कंडीशन में तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर स्टैंडिंग ये इस तरह से इसका पोस्चर हो जाता है, और 4 मिनट लेटर ये बहुत ज़्यादा थक जाता है और फिर से बैठने की कोशिश करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बता रहे हैं कि जो डायग्नोसिस है वो किस तरह से करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस की। तो डिफरेंट टेस्ट हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है या नहीं है। ये फैटीग टेस्ट करते हैं। हमारे पास जब पेशेंट थक जाता है तो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, इसको कहते हैं फैटीग टेस्ट। फिर आइस टेस्ट और स्लीप टेस्ट होता है। आइस टेस्ट से क्या होता है कि टोसिस इम्प्रूव हो जाती है, और इसके अलावा जब आप रेस्ट कर लें स्लीप के बाद भी जो टोसिस है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है कुछ टाइम के लिए। एंड्रोफोनियम और टेंसिलोन और एनलोन की बात कर रहे हैं कि ये शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्ट्रेस मेडिकेशंस होती हैं, जो कि एंजाइम एंटीकोलिनेस्ट्रेस को इनहिबिट करती हैं, ताकि जो आपके पास एसिटाइलकोलिन का लेवल है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, और जो नर्व टू मसल कम्युनिकेशन है वो इन्हेंस हो जाए। एंड्रोफोनियम जो है वो लेस फ्रीक्वेंटली आजकल यूज़ होता है क्योंकि मोर एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन ये क्लासिक मेथड है फॉर क्विक डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन न्यूरोमस्कुलर कंडीशन। तो एंड्रोफोनियम, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कि जो टेंसिलॉन, इनलॉन वगैरह है वो क्या करते हैं कि जो एंजाइम है, ये एंटीकोलिनेस्ट्रेस मेडिकेशंस होती हैं ना, जो कि एंजाइम एंटीकोलिनेस्ट्रेस की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करती है। तो इसके बाद सीरोलॉजिक स्क्रीनिंग आती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं कि देखेंगे ब्लड में एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, EC-R, MOSC और LRP4 वगैरह की एंटीबॉडीज़ जो है वो सर्कुलेशन में मौजूद हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर आपके पास माइस्थेनिया ग्रेविस होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग यानी कि रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन और सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या होगा कि जो स्टिमुलेटेड नर्व्स है उसका एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा। अगर डिक्रीज़ होगा तो माइस्थेनिया होगा, और अगर डिक्रीज़ नहीं होगा तो माइस्थेनिया नहीं होगा। इसके अलावा थायराइड वेनल थोरेसिक इमेजिंग करेंगे ताकि जो को एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं वो हमें पता चल जाए हैं कि नहीं है। तो ये डिफरेंट टेस्ट है जो कि हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए कर रहे थे। एक फैटीग टेस्ट था। फैटीग टेस्ट में क्या होगा कि जब आप थके हुए होंगे और देखेंगे तो सिम्टम्स ज़्यादा हो जाएंगे। आई स्पेक टेस्ट और स्लीप टेस्ट क्या है, रेस्ट करने के बाद, और आई स्पेक टेस्ट करने से क्या होगा, टोसिस के सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। हाइड्रोफोनियम, टेंसिलिन और एनलॉन जो है ये एंटीकोलिनेस्ट्रेस ड्रग होते हैं जो कि एंजाइम
एंटीकोलिनेस्टरेज की जो एक्शन है उसको इनहिबिट कर देते हैं ताकि एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए और हमारे पास जो डिज़ीज़ है उसके सिम्टम्स जो है रिड्यूस हो जाए। ये पहले जो है क्लासिक मेथड था, बट अब हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि एडवांस मेथड्स आ गए हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग में रीनल नर्व स्टिमुलेशन और सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी वगैरह की कि अगर डिक्रीज़ है पोटेंशियल तो फिर तो माइस्थेनिया है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। थायराइड पैनल और थोरेसिक इमेजिंग वगैरह भी करके हम लोग जो है माइस्थेनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस जो कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में वही सारी बातें फिर से आ गई कि आइस पैक टेस्ट करेंगे, स्लीप टेस्ट करेंगे, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में एंटीबॉडीज़ को चेक करेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे, उसमें रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन और सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे। टेंसिलॉन टेस्ट वही हाइड्रोनियम जो मेडिकेशन है वो देंगे। इससे क्या होगा कि आपको ओकुलर डिविएशन का भी पता चल जाएगा, टोसिस का भी पता चल जाएगा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी का पता चल जाएगा, इंट्रा ओकुलर जो प्रेशर है उसका भी पता चल जाएगा। इसके अलावा ट्रायल ऑफ पेरिडोस्टिग्मीन जो है वो भी देंगे, रेडियोलॉजी वगैरह भी कर सकते हैं पेरिडोस्टिग्मीन। और जो हमारे पास पेरिडोस्टिग्मीन है ये भी मेडिकेशन है जो कि एंटीकोलिनेस्टरेज मेडिकेशन है जो कि एंटीकोलिनेस्टरेज एंजाइम की वो जो है क्या कहते हैं इनिबिशन कर देगा, एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देगा, मसल की इम्प्रूवमेंट कर देगा, न्यूरोमस्कुलर कम्युनिकेशन को ठीक कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, अगर ये दें तो फिर उससे इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर इम्प्रूवमेंट आए तो फिर क्या होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। डायग्नोसिस को तो समझते हो ना कि डिसीज़ की हम लोग पता लगा रहे हैं कि किस तरह से। ये सारे टेस्ट तो पीछे हमने पढ़ लिया, अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर मसल फैटीग, देखेंगे कि मसल की फैटीग है या नहीं है। एंड्रोफोनियम टेस्ट जो है वो करेंगे। इंट्रावीनसली जो है हम लोग इंजेक्ट कर देंगे एंड्रोफोनियम क्लोराइड टेंसिलॉन, ठीक है। वो क्या करेगा कि एसिटाइल कोलिन ब्लॉक्स डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन की जो डिग्रेडेशन हो रही थी उसको ख़त्म कर देगा, या फिर जो आई वीकनेस है उसको ब्रीफली ठीक कर लेगा। इसके अलावा सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी वगैरह भी हम कर सकते हैं, उससे भी पता लगा सकते हैं। और दूसरा हमारे पास जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड की सीटी करेंगे, देखेंगे उसमें कोई थायरोमा या फिर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई डिसफंक्शनिंग तो मौजूद नहीं है। थाइमस ग्लैंड के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि थाइमस ग्लैंड क्या होता है। थाइमस ग्लैंड जो है ये क्रूशियल ऑर्गन है हमारे पास इम्यून सिस्टम का, जो कि डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम में अर्ली जो लाइफ स्टेज होते हैं उसमें काम करते हैं। और इसके अलावा ये टी सेल्स जो हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसकी मैच्योरेशन का काम करते हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं और हमारे पास सेल्फ और नॉन सेल्फ जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं उनके दरमियान डिफ्रेंसीशन करते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि थाइमस ग्लैंड हमारे पास इम्यून सिस्टम का एक क्रूशियल ऑर्गन है जो कि अर्ली जो डेवलपमेंट होती है इम्यून सिस्टम की अर्ली लाइफ में उसमें क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इसके अलावा टी सेल्स की जो प्रोडक्शन है और मैच्योरेशन है वो करवाता है, ठीक है। और ये मौजूद कहाँ होता है, ये हमारे जो अपर चेस्ट है उसमें स्टर्नम ब्रेस्टबोन के बिहाइंड बिटवीन द लंग्स जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी या तो बाइंड हुई भी होगी या फिर ब्लॉक किया हुआ होगा उसने, या फिर मॉड्यूलेट किया हुआ होगा किसको, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर साइट्स के साथ। या तो बाइंड हुई भी होगी या एसिटाइलकोलिन के चिपकने का जो रास्ता है वो उसने ब्लॉक किया हुआ होगा, या फिर उसकी शेप कोई चेंज कर लिया होगा। तो ये है कि 90% जनरलाइज्ड, यानी कि पूरी बॉडी की अगर बात की जाए तो 90% जो है ना बाइंडिंग हुई भी होती है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी की, और 70% ओकुलर में। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग जो है वो जनरलाइज्ड पूरी बॉडी में 50% ब्लॉकिंग की होती है उसने और 20% ओकुलर की भी होती है। इसी तरह एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी मॉड्यूलेटिंग जो है पूरी बॉडी में 90% जनरलाइज्ड जो बाइंडिंग है वो मौजूद होती है और ओकुलर जो है 70% होती है। तो ये किस तरह से याद रखेंगे, 90-70 50-20, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग याद रख लेंगे बाइंडिंग में जो है जनरलाइज्ड पहले होता है फिर ओकुलर होता है, ये 90% ये 70%। फिर इसके बाद बाइंडिंग के बाद ब्लॉकिंग है, तो ब्लॉकिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, जनरलाइज्ड और ओकुलर है। जनरलाइज्ड में 50% है और ओकुलर में 20% है। फिर इसी तरह मॉड्यूलेटिंग में फर्स्ट वाले के साथ सिमिलरिटी है।
नेक्स्ट हमारे पास रोल ऑफ थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड में मैंने आप लोगों को पहले बताया, या तो थायरोमा हुआ वो होगा, या फिर थाइमिक हाइपरप्लेजिया यानी कि अंडर डेवलपमेंट हुई हुई होगी। 75% पेशेंट थाइमस एबनॉर्मेलिटी के साथ मौजूद होते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें 75% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें थाइमस एबनॉर्मेलिटी मौजूद होती है। 85% जो है उनका थाइमस हाइपरप्लेजिया अंडर डेवलपमेंट मौजूद होती है, और 15% में थायरोमा वगैरह होता है। और ये डिज़ीज़ जो है यूजली मोर सिवियर होती है किसके साथ, थायरोमा के साथ, ठीक है। थाइमस ग्लैंड का जो कैंसर वगैरह होता है थायरोमा, वो 15% केसेस में होता है। अगर थायरोमा होगा तो माइस्थेनिया ग्रेविस और भी ज़्यादा सिवियर होगा। फिर हमारे पास कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट है माइस्थेनिया ग्रेविस का वो क्या है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस एजेंट्स दोगे। क्यों? ताकि जो हमारे पास एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम है उसको इनहिबिट करने के लिए आप लोगों ने क्या देना है, पेरिडोस्टिग्मीन देना है, मिस्टिनॉन पेरिडोस्टिग्मीन देना है, ठीक है। और न्यूस्टिग्मीन देना है, प्रोस्टिग्मीन वगैरह। और इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड आप देंगे। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है ये, क्यों? क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज़ है ना, तो इम्यून सिस्टम को आप लोगों ने रिलैक्स करवाना है, उसके लिए प्रेडनिसोन और इज़ेथियोप्रीन वगैरह दे देंगे। इसके अलावा इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन देंगे, ठीक हो गया। और थाइमेक्टोमी करेंगे क्योंकि थाइमस ग्लैंड की ना, क्योंकि उसमें थायरोमा और वो एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह को ठीक करने के लिए। इसके अलावा प्लाज्मा फिरेसिस, प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे ताकि एंटीबॉडीज़ वगैरह जो हैं वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो फिर आसानी से कैसे याद करेंगे, प्लाज्मा फिरेसिस करेंगे नंबर 1, नंबर 2 इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन देंगे, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन देंगे। तीसरा कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे जिसमें क्या आता है, इज़ेथियोप्रीन और प्रेडनिसोनॉन। और फोर्थ नंबर पे क्या आता है, एसिटाइल कोलिन, पेरिडोस्टिग्मीन, मिसिटोनिन। और दूसरा क्या है, न्यूस्टिग्मीन, प्रोस्टिग्मीन वगैरह हो गया, प्रोस्टिग्मीन। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये प्लाज्मा फिरेसिस हो रही है इस लड़की की, क्योंकि इसको माइस्थेनिया ग्रेविस है। केस स्टडी में हमें बताया जा रहा है कि 66 इयर्स का एक मेल है, पूरी ज़िंदगी हेल्दी एक्टिव थी, लेकिन अब आया है 4 मंथ की हिस्ट्री ऑफ ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव डिप्लोपिया के साथ, कि 4 मंथ से उसको डिप्लोपिया हो रहा है और वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहा है। फिज़िकल एग्ज़ाम में ये बताया गया कि ये टोसिस दोनों आइज़ में मौजूद है, और लिमिटेशन है राइट लेफ़्ट ओकुलर मूवमेंट में भी, और आई स्पेक टेस्ट से जो है ना इम्प्रूव हो रहा है टोसिस। तो इस पेशेंट को क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस है। तो इट वाज ऑल अबाउट माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में ये सारा कुछ हमने पढ़ा, लेकिन अब दोबारा से समरी कर लेते हैं, क्योंकि समरी से आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास टाइप 2 जो ऑटो इम्यून मैकेनिज़्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो ऑटो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जिनका एंटागोनिस्टिक एक्शन है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के लिए, वहाँ पर क्या करती है, जाके पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पर जाके ये एंटीबॉडीज़ चिपक जाती हैं और एसिटाइल कोलिन को बाइंड होने के लिए नहीं छोड़ती। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ उनको ब्लॉक कर देती है, या मॉडिफाई कर देती है, या अल्टर कर देती है, या फिर डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। जिसकी वजह से अब नर्व टू मसल जो सिग्नल है, कम्युनिकेशन है, वो ख़राब हो जाएगा। मसल्स जो है प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और आई की जो मूवमेंट है वो फिर सही से हो नहीं सकेगी। इसके सिस्टमेटिक सिम्टम्स और जो ओकुलर सिम्टम्स हैं दोनों मौजूद होते हैं। सिस्टमेटिक में हमने पढ़ा था डिस्फेगिया, डिसआर्थरिया, लेग्स, आर्म्स और हैंड्स, फिंगर्स वगैरह की वीकनेस पढ़ी थी, और जो ओकुलर है उसमें हमने टोसिस पढ़ा था। टोसिस के साथ साथ हमने कोगन्स लिटविट साइन पढ़ा था, और एनोमेलस आईलिड मूवमेंट पढ़ी। इसके अलावा और कौन से सिम्टम्स थे
से जो हमने पढ़े, जो मैं भूल रही हूँ वो आप लोग कमेंट्स में बता दें। और इसके अलावा हमने क्या देखा इसमें कि डिप्लोपिया भी मौजूद होता है, डिप्लोपिया और टोसिस दोनों होते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करना था इसमें, माइस्थीनिया ग्रेविस में हमने डायग्नोसिस करनी थी। डायग्नोसिस किस तरह करना था, आईस्पेक टेस्ट से करना था, स्लीप टेस्ट से करना था, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग से करना था, एंड्रोफोनियम से। इसके अलावा हमारे पास रिपीटेड नर्व सप्लाई, नर्व स्टिमुलेशन थी, सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी वगैरह थी। और जो हमारे पास डिफरेंट वो थे, क्या कहते हैं, पेरिडोस्टिग्मीन वगैरह, पेरिडोस्टिग्मीन दे रहे थे ताकि एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करे और जो लेवल है उसका ज़्यादा कर ले एसिटाइलकोलिन का, ताकि नर्व टू मसल कम्युनिकेशन बढ़ जाए और प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। इसके अलावा कुछ और टेस्ट थे, यानी कि एंटी बॉडीज़ वगैरह जो है ना, एंटीबॉडीज़, उनको क्या करना था, एंटीबॉडीज़ टेस्ट करना था, जिसमें ACR था एक, ACHR, और दूसरा मुस्क था MUSK, और तीसरा LRP2 वगैरह जो थे ये चेक करने थे, अगर होंगे तो डिज़ीज़ मौजूद होगी। ठीक हो गया। फिर क्या करना था, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की, कुछ जनरलाइज्ड थे, कुछ ओकुलर थे, बाइंडिंग वगैरह शो कर रहे थे, कुछ ब्लॉक कर रहे थे। और फिर ट्रीटमेंट क्या दिया, ट्रीटमेंट में हमने कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए ताकि इम्यून सप्रेशन, इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस कर दी, ताकि ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस ना हो। इसके अलावा हमने प्लाज्माफिरेसिस किया, प्लाज्माफिरेसिस से प्लाज्मा को एक्सचेंज करवाया, थाइमेक्टोमी की, थाइमस ग्लैंड में जो एबनॉर्मेलिटीज़ थी वो ठीक करवाई, क्योंकि थायरोमा से जो है जो 15% होता है मौजूद 75% केसेस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस में, जो कि बहुत सीवियरली माइस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स जो है फिर शो करता है। और 75 में से 85% जो पेशेंट थे उनमें हाइपोप्लेजिया मौजूद था थाइमस ग्लैंड का, तो इस वजह से थाइमेक्टोमी वगैरह की गई। और इसके अलावा कुछ एंटीकोलिनेस्ट्रेस जो ड्रग्स थे वो भी दिए गए, लाइक जिसमें मिसिटोनिन वगैरह था। और कोर्टिकोस्टेरॉइड में एज़ेथियोप्रिन था एक, और एक प्रेडनिसोन क्या था, प्रेडनिसोन, ठीक है, प्रेडनिसोन था जो कि कोर्टिकोस्टेरॉइड है, और एज़ेथियोप्रिन ये दे दिए थे हमने। इसके अलावा एसिटाइलकोलिनेस्टरेज में न्यूस्टिग्मीन और पेरिडो स्टिग्मीन दिए थे, प्रोस्टिग्मीन और मिस्टिनोन वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में।